बिल्कुल मिस नहीं करें। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल इज बेटर, ये अजय कह रहे हैं कि अच्छे हैं केएल राहुल। खैर अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन काफी टाइम से अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलता। हमने देखा है कि शुभमन गिल एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन लगातार अभी 3 मैचेस में उनके अच्छी पारी खेली नहीं है, तो दुख होता है। एज अ फैन, क्रिकेट फैन, हमें दुख होता है कि आप एक अच्छा बल्लेबाज जो है वो अच्छे बल्लेबाजी नहीं करता, तो कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। और शुभमन गिल है वो तो दिल के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल मनीष जी पूछ रहे हैं 6 नंबर पर कौन खेलेगा। देखिए 6 नंबर पर सीधे तौर पर आपके पास हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन है जो 6 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। तिलक को तुरंत ड्रॉप करो, आशीष जी लिख रहे हैं। अरे आशीष जी, आप तो कल तक बोल रहे थे कि तिलक को खिलाना चाहिए, आज आप कह रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप करो। ड्रॉप क्यों करना चाहिए? शायद सरकाज़्म दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तिलक के मेरे साथ सपोर्ट में तो कोई नहीं था जब मैं बोल रही थी कि तिलक वर्मा को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। लाइव सेशन में लगातार मैं बात कर रही थी, चिराग भी बात कर रहे थे कि तिलक वर्मा जो है अभी एक्सपीरियंस नहीं है, T20 खेला है उन्होंने, ODI मैचेस खेले नहीं है, क्यों उन्हें शामिल किया जाएगा एशिया कप, या फिर क्योंकि एशिया कप की जो प्लेइंग 11 होगी या फिर स्क्वाड होगा, सेम मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के जो प्लेइंग 11 और स्क्वाड होगा वही होगा। फेरबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब फेरबदल करेंगे तो आपकी गलती यहाँ पर साफ तौर पे नजर आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे अक्टूबर में मुकाबला खेला जाएगा। और एशिया कप का भी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से ये सवाल हो रहे थे कि कब आएगा टीम इंडिया का ऐलान, कब होगा, क्योंकि बांग्लादेश का ऐलान हो गया था, नेपाल का ऐलान हो गया था, बड़ी बड़ी टीमें अपनी, पाकिस्तान का भी ऐलान हो गया था बहुत पहले, और हम देख रहे थे कि हमारी टीम का ऐलान कब होगा। 14 अगस्त था, 15 अगस्त खिसक के फिर 20 अगस्त हुआ, और आज फाइनली ऐलान हुआ। और तिलक वर्मा के लिए जिस तरीके से आप गुहार लगा रहे थे, फैंस जो थे तिलक वर्मा के, वो लगातार कमेंट सेक्शन में कर रहे थे। और अभी कमेंट सेक्शन देखिए, सूर्य कुमार यादव के लिए आ रहे हैं अंकिता बहुत सारे कि सूर्य कुमार यादव कहां खेलेंगे, 7 नंबर पर कौन खेलेगा। फिनिशर में मुझे लगता है 7वें नंबर पर कि प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपको क्या लग रहा है कि आपको नंबर, आप भी बताइए कि सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में कैसे शामिल कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर जडेजा, ईशान को कहाँ खिलाएंगे आप? कुलदीप यादव भी है उसके बाद, और 3 मतलब ईशान किशन भी नहीं है अगर केएल राहुल आते हैं तो? देखिए मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन भी फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। चलिए फिलहाल दिल्ली के वहां पर उस इलाके में उस जगह पर मौजूद है हमारे संवाददाता लक्ष्य, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। 17 सदस्यीय स्क्वाड का यह ऐलान हुआ लक्ष्य, लेकिन बड़ी बात है तिलक वर्मा को इंक्लूड किया गया है, लेकिन युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया गया है। तो क्या आपके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर था, और रोहित शर्मा से आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या आपने सवाल पूछा, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल चिराग, देखिए चहल के लिए उन्होंने एक ही वर्ड का यूज़ किया कि वो थोड़ा सा अनलकी रहे। कुलदीप ने उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। चहल को इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि टीम में उनके जैसे खिलाड़ी बहुत है, जगह नहीं बन पा रही है। देखिए 17 ही खिलाड़ियों को चुनना था, कुलदीप उनसे एक कदम आगे थे, इसलिए चहल को लेके उन्होंने बातचीत नहीं की, या थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। उन्होंने बोला कि देखिए अभी भी सबके दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने अश्विन को लेकर भी बोला, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को लेकर भी बोला, उन्होंने चहल को लेकर भी बोला कि उन्होंने बोला कि साफ साफ कि देखिए इस टीम में नहीं चुने गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले गए, उनके बारे में बात नहीं हुई, उनके बारे में बात हुई है, लेकिन जगह केवल 17 थी, इसी वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो शायद आपने बताई भी होगी, केएल राहुल अभी भी फिट नहीं है। जो अपडेट दी है, हालांकि जो चोट उनको पहले लगी थी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, निगल है, तो ये अलग चोट है, और इसीलिए संजू सैमसन को भी रिजर्व या बैकअप के रूप में रखा गया है, विकेट कीपर के रूप में। तो शायद जो केएल राहुल की किस्मत है वो शायद साथ दे नहीं रही है उनका। हाँ, मतलब इंजरीज बहुत ज्यादा केएल राहुल को हो रही है, और जिस तरीके से आपने पहले हम बात कर रहे थे युजवेंद्र चहल की, तो आपने कहा कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। तो क्या एशिया कप के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी वर्ल्ड कप के स्क्वाड की, कि अगर आप एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव होते हुए देख सकते हैं? क्या ये तस्वीर तय करेगी? जी बिल्कुल, अजीत आगरकर ने बोला है कि देखिए एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ खेली जानी है, तो उस सीरीज़ में भी देखा जाएगा, क्योंकि हालांकि उससे पहले वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि सबके दरवाजे अभी खुले हुए हैं। किसी के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये खिलाड़ी टीम में शामिल अभी नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं हो सकता। चलिए एशिया कप का तो जो स्क्वाड है वो आ ही गया है, लेकिन चहल के लिए देखिए शायद आपको जितना बुरा लगा, रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन से भी दिख रहा था कि वो भी निराश थे। हालांकि उनके हाथ में
था और नहीं भी था, क्योंकि कंट्रोल देखिए 17 खिलाड़ियों को ले जाना था। लेकिन कुलदीप यादव, आप सभी को पता है कि देखिए प्रदर्शन भी तो उन्होंने बेहद शानदार किया, चाहे T20 में हो चाहे वनडे हो। जब से उन्होंने वापसी करी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पीछे मुड़ के देखा नहीं है। वहीं चहल का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता गया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि कुलदीप यादव उनसे एक कदम आगे थे। रोहित शर्मा ने भी यही कहा और अजित अगरकर ने भी यही कहा। तो आप देखिए आंकड़ों पे गए, करंट फॉर्म पे भी गए। का मुकाबला यूजी चहल का मुकाबला कुलदीप यादव से नहीं था ना। कुलदीप यादव से आप कहेंगे कि भाई कुलदीप यादव से मुकाबला था या फिर शार्दुल ठाकुर से मुकाबला था? आप बैटिंग में डेप्थ देखना चाहते हैं? वो बैटिंग में डेप्थ देखना चाहते हैं। रोहित शर्मा साफ साफ देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं। चिराग, आपको भी पता होगा कि हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि देखिए आप बैटिंग जो है वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाती है। नंबर 7 पर तो आपके कई बार कुलदीप यादव या और दूसरे गेंदबाज बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। तो बैटिंग डेप्थ तो आपको चाहिए। और चहल आप सभी को पता है कि मतलब बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल ही नहीं जाने जाते हैं। हालांकि जो कंपटीशन था बहुत सिंपल था, कुलदीप वर्सेस चहल के बीच में था और चहल इसमें पिछड़ गए, कुलदीप यादव आगे निकल गए। और हर तरफ चर्चा देखिए तिलक वर्मा की भी की जा रही है कि हम बात कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं आएंगे, केएल राहुल नहीं आएंगे तो फिर शायद तिलक वर्मा को चांस दिया जाएगा। लेकिन तिलक वर्मा तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बावजूद भी टीम में एंट्री हो गई है। अब देखिए प्लेइंग 11 पर तो फिर सवाल उठाए जाएंगे ना कि आप खिला तो पाएंगे नहीं तिलक वर्मा को, तो फिर आप लेकर क्यों गए? नहीं, शायद आप हो सकता है कि प्लेइंग 11 में भी तिलक वर्मा को देख ले। रोहित शर्मा ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए हमने नंबर 4 पर बहुत सारे बल्लेबाजों को ट्राई किया, अक्षर पटेल को भी कर लिया, तो अब तिलक वर्मा नंबर 4 के लिए एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए, टीम इंडिया के पास है नहीं। अक्षर पटेल का भी जो बैटिंग में उस तरीके का रिकॉर्ड रहा नहीं है। नंबर 4 पे उनको कुछ मौके मिले हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जो भी मिले उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो तिलक वर्मा से काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे, खुद रोहित शर्मा भी लग रहे थे और अजित अगरकर जो चीफ सेलेक्टर है वो भी लग रहे थे। तो तिलक वर्मा को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ खेली गई थी उसको बहुत करीब से देखा है अजित अगरकर ने और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। आयरलैंड वाली सीरीज को शायद मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा करीब से नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर वो नहीं देखी उन्होंने, वो नहीं देखी। उसी का वेट किया जा रहा था कि शायद 21 तारीख 20 तारीख को जो मुकाबला होगा उसमें तिलक वर्मा को एक बार फिर से अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि पहला मुकाबला जो 18 को खेला गया था वहां पर 0 पर आउट हुए थे और इस वाले मुकाबले को देखा जा रहा था कि शायद यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी करे वो। लेकिन जिस तरीके से, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि उन्हें टीम में शामिल किया गया। मुझे लग रहा था कि चहल जो थे वो टीम में शामिल हो सकते थे, क्योंकि अगर आप जडेजा को खिलाएंगे तो अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे और यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर, अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप श्रेयस अय्यर को बिल्कुल फिट मान रहे हैं और अगर आप 4, लेकिन चिराग एक चीज जी चिराग, श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है। 3 उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच है एनसीए में वो भी खेले हैं। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर जो भी संशय के बादल छाए हुए थे, जो भी डाउट थे फैंस के थे, वो रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि 100% फिट है। मैच फिट भी है क्योंकि उन्होंने 3 मैच खेल लिए हैं एनसीए में। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केएल राहुल के ऊपर जैसा कि आपको बताया कि थोड़े बहुत डाउट है, हालांकि निगल है, सिर्फ निगल है। तो अगर निगल है तो देखिए ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे बढ़कर भी हुआ, क्योंकि इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है केएल राहुल की इंजरी के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। लेकिन वाइस कैप्टनसी के बारे में भी देखिए बातचीत करनी चाहिए थोड़ी सी। हार्दिक पांड्या को दोबारा से वाइस कैप्टन बनाया गया है। सुबह से रिपोर्ट चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। सेलेक्टर्स खुश नहीं है हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी थी वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन अजित अगरकर ने साफ कर दिया है कि हार्दिक पांड्या ही इस टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे। और अगर एशिया कप में है तो उम्मीद कीजिए कि वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ही आपके उप कप्तान रहेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लोग बात भी करते हैं कि गेंदबाजी के ऑप्शन भी हार्दिक पांड्या प्रोवाइड करा देते हैं आपको, एक अतिरिक्त गेंदबाज। हालांकि उतना आप शायद पूरे 10 ओवर हार्दिक पांड्या पर नहीं निर्भर रह सकते कि पूरे 10 ओवर करेंगे वनडे मुकाबले में। लेकिन जब हम बात कर रहे थे ना लक्ष्य की, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर पूरे फिट हैं
तो क्या आप तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर से पहले नंबर 4 पर मौका देंगे या आप उनको नंबर 4 का बैकअप ऑप्शन लेकर चल रहे हैं? देखिए यही चीज़ तो है, प्लेइंग 11 में कैसे फिट करेंगे उनको, यही तो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। हालांकि रोहित शर्मा ने इसके ऊपर नहीं बोला है। हालांकि रोहित शर्मा ने एक जो चीज़ बोली है वो बड़े अच्छे तरीके से बोली है और बार बार बोली है कि हमारी ये टीम है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेल सकता है। हमने सारे के सारे जो यंग खिलाड़ी है उनको पहले ही बोल रखा है कि इस टीम में आपको किसी भी नंबर पे खेलना पड़ सकता है, किसी का भी कोई नंबर फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि ये सवाल ईशान किशन के लिए पूछा गया था। आप सभी को पता है कि ईशान किशन तीसरे बैकअप ओपनर के रूप में जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जैसे कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए आपको मिडिल ऑर्डर में भी। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नंबर 4 पर या मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन फिट हो पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हो जाएंगे। सारे खिलाड़ियों को अपने रोल पता है, सबको बताया गया है कि किसी खिलाड़ी का कोई भी रोल अभी कंफर्म नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बहुत खुल के बातचीत की है। अच्छा, और लक्ष्य बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर भी, क्या सूर्य कुमार यादव की इस टीम की इस प्लेइंग 11 में जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और अगर बन पाएगी तो क्या पोजीशन रहेगी? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं, अंबार लगा हुआ है सूर्य कुमार यादव के बारे में जानना चाह रहे हैं लोग कि इस टीम में तो गए हैं लेकिन क्या खेल पाएंगे? देखिए, निराशा जितने भी जो कमेंट्स कर रहे हैं, आपको भी मुझे भी हुई है। सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, एक भी ना सवाल पूछा गया, ना रोहित शर्मा ना अजित आगरकर की तरफ से जवाब दिया गया है। तो या तो ये मानते हैं कि जैसे कि खुद सूर्य कुमार यादव ने क्लियर कर दिया था कि जो उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है कि आखिर के 10 या 15 ओवर उनको एज ए फिनिशर के रोल में दिखेंगे, या तो ये बात क्लियर है। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव के बारे में आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में होंगे और एक फिनिशर के रूप में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे पेस अटैक की, तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन सवाल ये भी आ रहे थे कि क्या अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप, एशिया कप, चलिए एशिया कप के तो स्क्वाड में नहीं है, तो क्या वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी अर्शदीप सिंह को नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड पेसर के रूप में इकलौते ऐसे विकल्प हैं जो शायद अभी आपको नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अर्शदीप सिंह अब नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, शायद पहले भी नहीं थे स्कीम ऑफ थिंग में। T20 में उनका ग्राफ ठीक है ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन अभी वनडे फॉर्मेट में उनके बारे में कोई शायद बातचीत भी नहीं कर रहा है, ना टीम सेलेक्टेड ना टीम मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे पहले टीम मैनेजमेंट क्या देख रहा है, वर्ल्ड कप देख रहा है, वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, उनको वही देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है। और प्रसिद्ध कृष्णा की देखिए, अगर इंक्लूजन हुआ है तो आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं, क्योंकि आप उनका ओडीआई रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा है उन्होंने। हालांकि इंजरी कंसर्न्स की वजह से वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ओडीआई रिकॉर्ड बहुत अच्छा। और आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में देख लीजिए, पूरी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस के साथ कर रहे हैं, और जो उनको उछाल मिलता है उनकी हाइट की वजह से, तो वो तो उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है ही। लेकिन अर्शदीप सिंह, मुझे लगता है कि शायद वनडे वर्ल्ड कप तक उनके बारे में कोई बातचीत होगी भी नहीं। अच्छा, और कमेंट सेक्शन में ना ये चीज़ की भी बहुत सारी चर्चा की जा रही है, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, कि क्या केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, इन चारों का, चलिए 2 को तो हमने देख लिया है आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में, लेकिन क्या यहाँ पर फॉर्म फिटनेस को देखने के बाद क्या 1-2 मैचेस के बाद बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि नहीं यार, हम तो सोच रहे थे कि फॉर्म में होंगे लेकिन फॉर्म में तो नहीं है ये, इसलिए आपने हर किसी का एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखा है? नहीं, बैकअप ऑप्शन सिर्फ केएल राहुल के लिए तैयार हुआ है, वो भी संजू सैमसन के रूप में। और क्या दिक्कत है केएल राहुल के साथ, वो भी बता दिया, निगल आया है। और रोहित शर्मा और अजित आगरकर ने बार बार एक बात बोली कि जो पहले उनको चोट लगी थी, ये वो वाली चोट नहीं है, निगल लगी है। अब देखिए, निगल है तो जल्दी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बैकअप रख लिया है कि अगर केएल राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं और तो संजू सैमसन को ले जाएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए बोला है कि उन्होंने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस में अच्छे दिख रहे हैं, एनसी में 3 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, तो उसके बिना पर उन्होंने सेलेक्टर्स ने या टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। और रोहित शर्मा ने ये बार बार थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जोर दे के भी बोला है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग स्क्वाड भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, अंकिता और हम चर्चा कर भी रहे थे बार बार कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में अगर हम लोग चर्चा करें पेस अटैक की और किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वाड तो हमारे सामने आ गया है और एशियन कंडीशंस में ही एशिया कप खेला जाएगा। श्रीलंका में टीम इंडिया को अपने मुकाबले खेलने हैं, तो क्या स्पिन पेस का कॉम्बो क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, ड्यू फैक्टर के बारे में बातचीत हुई है, सवाल भी पूछे गए हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है और अजीत अगरकर ने कहा है कि श्रीलंका में ड्यू फैक्टर होगा। अब हालांकि उस समय कितना होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। और कप्तान और जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने बताया कि देखिए जो अभी कैंप लगने वाला है एनसीए में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस कैंप में स्किल पे भी काम होगा, रिदम पे भी काम होगा। इसके अलावा जो पूरा वो कहते हैं ना कि टीम का माहौल वगैरह बनाने वाली चीज़ है, केएल राहुल टीम के साथ जुड़ जाएंगे, श्रेयस अय्यर उनके साथ कैंप में ही वहीं जुड़ जाएंगे, तो आपको वो सीधी तस्वीर है, ये साफ तस्वीर है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, और साफ तस्वीर भी अंकिता देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं लगातार कि उस स्क्वाड में आपको कई सारे ऐसे नाम थे जो शायद सडनली आए हैं, और हम लोग अंकिता और मैं इस चीज़ पर भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या सोशल मीडिया थोड़ा सा यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आता है सिलेक्शन पर, क्योंकि हम देख रहे थे एक अच्छा आईपीएल सीजन, 3 अच्छे मुकाबले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो एक बज़ क्रिएट हुआ तिलक वर्मा के लिए और एकदम से सडनली उनकी एंट्री हो गई। तो क्या सोशल मीडिया का कुछ प्रेशर नजर आता है इस सिलेक्शन में आपको? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, खिलाड़ी तो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, सेलेक्टर्स भी कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं करते। पहली चीज़ हो गई, ये होता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि तिलक वर्मा आपके पास, देखिए रिसेंटली परफॉर्म भी उन्होंने अच्छा किया है, टीम को उसकी ज़रूरत भी है। नंबर 4 पे आप सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की ज़रूरत है, तो आप सोचिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि टीम की ज़रूरत भी है। उसी टाइम पर तिलक वर्मा ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, आपको जब ज़रूरत थी तो छक्का मार दिया, तो अपनी जगह उन्होंने कंफर्म कर ली है। वो कहते हैं ना कि सही समय पे जो मौके मिले हैं उसको उन्होंने ग्रैब किया, और ग्रैब करते के साथ ही आप सोचिए कि इतनी जल्दी, मतलब डायरेक्ट एशिया कप में अगर उनका होगा तो वनडे डेब्यू होगा, तो आप सोचिए कि सही सिचुएशन पे सही जगह पे उन्होंने रन बनाए हैं, और जिस टेम्परामेंट के साथ रन बनाए हैं, अजीत अगरकर ने भी बात करी थी कि जिस टेम्परामेंट के साथ रन बनाए हैं, बिल्कुल शांति के साथ की वापसी हुई है और अच्छा कमबैक होना चाहिए टीम इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह ने तो आयरलैंड सीरीज में दिखा दिया है कि उनकी जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है, और टीम इंडिया दोनों ही मुकाबले जीती है, तो बुमराह के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा, हम चर्चा भी कर रहे थे और पूर्व क्रिकेटर्स भी ये कह रहे थे कि नंबर 4 पर तिलक वर्मा को खिलाया जाएगा, तो नंबर 4 पर जब अय्यर की वापसी हुई है तो अब कहां पर वो रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। शायद वो एक बार फिर से आप कहेंगे कि ठीक है, आप बैकअप के तौर पर लेकर जा रहे हैं, बैकअप 4 नंबर आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप संजू सैमसन को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख रहे हैं केएल राहुल की फिटनेस को देखते हुए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि आप श्रेयस अय्यर की फिटनेस को भी देखते हुए कि आप देखेंगे कि वो लय में नजर आ रहे हैं, वो उस फॉर्म में है या नहीं है जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते थे। तो अगर आप 1-2 मैचों में अगर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा तो शायद आप फिर तिलक वर्मा को भी मौका दे सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है तिलक वर्मा के लिए भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को मुकाबला होना है उसमें आपको तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि एक जब भारत पाकिस्तान का मुकाबले की बात होती तो एक स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है। वहां पर मुझे लगता है कि अभी जब केएल राहुल और अय्यर की वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जो है वो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में नजर नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, 17 सदस्यीय स्क्वाड में उनको शामिल किया गया, अच्छी बात है, और युवा प्लेयर है, कॉन्फिडेंस उनका और बूस्टअप होगा। लेकिन बात जब आती है एक एशिया कप या वर्ल्ड कप की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बैकअप लेते हैं और एक एक्सपीरियंस प्लेयर को वहां पर मौका देते हैं। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की लगातार बात हो रही थी, क्योंकि ओडीआई में उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। अगर बाकी और बल्लेबाजों की बात करें तो उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है वो थोड़ा आगे नजर आते। तो नंबर 4 की जो बात हो रही थी, कयास लगाया जाती कौन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा, लगातार यही हम सारे लाइव सेशन में बात कर रहे थे कि नंबर 4 की बल्लेबाजी कौन करेगा, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर एक अच्छी तरीके से फिट होकर सामने आया और स्क्वाड में उनका नाम शामिल किया गया है, तो राहत भरी सांस है चिराग।
बिल्कुल राहत भरी सांस है। और जिस तरीके से ये स्क्वाड आया है 17 सदस्यीय, उसको देखकर लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सभी खिलाड़ियों की वापसी होती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सूर्य कुमार यादव का नाम भी शामिल है, तिलक वर्मा का नाम भी शामिल है, ईशान किशन का नाम भी शामिल है। तो मतलब खिलाड़ी ऐसा लगता नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि